Hello and assalamu alaikum to all of you and I welcome to all of you to this amazing platform of शारिक अंसारी फिजिक्स। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने अभी तक 10th क्लास का ही किया था, लेकिन अब 12th क्लास का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसी का ये फर्स्ट वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। ये जो है 12th क्लास का चैप्टर है। 10th क्लास का मैं पूरा वहाँ पे करा चुका था। ठीक है, अब 10th क्लास के 12th क्लास का चैप्टर है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कौन सा क्लास का चैप्टर है, 12th क्लास का। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि हम लोग करेंगे क्या क्या। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की जब सबसे पहले बात की जाती है तो करंट से पहले सबसे पहले एक फंडामेंटल चीज़ होती है चार्ज, उसकी बात की जाती है कि चार्ज आपके पास होता क्या है। ठीक है, अब चार्ज की अगर मैं बात करूं, सबको पता होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक कैसा होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो सबको पता है कि पॉजिटिव को अगर आप पास रखोगे, निगेटिव और अगर निगेटिव को आप पास रखोगे, ठीक है, और एक ऐसा होता है पॉजिटिव और निगेटिव को पास रखोगे तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये जो होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात सबको पता है, ये बात बिल्कुल बताने की जरूरत थी नहीं मेरे को। ठीक है, यहाँ पे अब आगे ये देखें सबसे पहले आप लोग कि सबसे पहले देखने का इसमें मसला आता क्या है। ठीक है, वो चीज़ ये है कि देखें, अगर मेरे पास देखो, सबसे पहले करंट समझने से पहले एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये चार्ज यहाँ पर रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, ये केस वन था। और एक केस में यहाँ पर ऐसा लेता हूँ कि यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और एक केस थर्ड में ऐसा लेता हूँ कि यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब ये जो चार्ज रेस्ट पे है, ये जो चार्ज था ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये जो चार्ज है एक ऐसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि या ना तो वेलोसिटी टाइम की फंक्शन है यहाँ पे और ना ही इसकी वेलोसिटी पोजीशन की फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो एक्सेलरेशन है इस बॉडी का जीरो के बराबर है। ठीक है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन बेटा जीरो के बराबर है। अब जब इस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है, अब आता है थर्ड केस। ठीक है, थर्ड केस में हमको क्या बताया गया, थर्ड केस का जो पूरा डिटेल है वो इस तरीके से है कि ये जो थर्ड वाला केस है ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। ये थर्ड वाला जो केस है वो कौन से मोशन में है, वो एक्सेलरेटेड मोशन में, ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है कि इस बॉडी का, इस चार्ज का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा जो कि जीरो के बराबर नहीं होगा। और इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी या तो टाइम के साथ चेंज हो रही होगी या फिर फंक्शंस ऑफ एक्स होगा, यानी कि या तो टाइम के साथ चेंज हो रही होगी या पोजीशन के साथ चेंज हो रही होगी। ये चीजें होती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो फील्ड जो प्रोड्यूस करता है वो केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, वो केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन में है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा करेगा अगर वो कांस्टेंट के साथ चल रहा है तो उसके साथ एक दूसरी फील्ड होती है जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अब जो ये थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस का सिनेरियो इस टाइप से है बेटा कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, इसके आगे नोट करें आप, फिर इसका आगे चलते हैं, क्योंकि ये बस मैंने इसलिए बताया आप लोग को कि इसका कुछ थोड़ा सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका अब आगे चलते हैं। ठीक है, जब अब जो इसकी मेन क्वांटिटी है करंट की बात में आता हूं तो करंट जो होता है उसमें देखो कैसे याद रखना है। चार्ज ऐसे याद रखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ये कंडक्टर है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है, इस कंडक्टर के अंदर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कंडक्टर है, मैंने एक बैटरी का एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया जो यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ है। तो अब तुमको पता है कि देखो नोट क्या लिखना है, यहाँ पे नोट ये याद रखना है, अगर ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। जब जब एक चीज ये देखो, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है, या इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में लग रहा है,
जब इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो करंट की वैल्यू होती है ना, ये होती है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, यानी एक क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पर यूनिट टाइम फ्लो हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इसको डिनोट किससे किया जाता है, आई से, और इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। और डेल्टा क्यू अपॉन टी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो करंट होता है ये एवरेज करंट होता है, ये जो करंट होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट का क्या मतलब हुआ, एवरेज करंट का मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट्स के बीच का करंट, दो पॉइंट्स के बीच का मतलब ऐसे कि एक बड़े टाइम इंटरवल में, इसको ऐसे लिख सकते हो Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो Q2 माइनस Q1 अपॉन टी। और यहाँ पर जो ये टाइम इंटरवल t है ना, ये जो टाइम इंटरवल t गिवन है यहाँ पे, ये लार्ज टाइम है। ये कैसा टाइम इंटरवल है बेटा, ये लार्ज टाइम इंटरवल है, ठीक है, ये लार्ज टाइम इंटरवल है। लेकिन अगर मुझसे कोई ऐसे बात करे कि अगर मैं टाइम की जो वैल्यू है बहुत स्मॉल कर दूं, टाइम की वैल्यू कैसी कर दूं, टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल कर दूं, तो टाइम की वैल्यू स्मॉल होने पे होता क्या है, जो हमारा करंट निकल कर आता है वो हो जाता है डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी यानी कि इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब ये हो गया कि सी की टाइम की वैल्यू है यहाँ पे लगभग माइक्रो सेकेंड्स में, टाइम की वैल्यू यहाँ पे लगभग माइक्रो सेकेंड्स में तुमको यहाँ पे लेनी है, ठीक है। ये इसकी पूरी जर्नी होती है कि कैसे करंट को आप डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। चले, अब एक चीज देखें, हमने क्या निकाला, हमको ये पता चला आई एवरेज जो लिखोगे आप वो ऐसे लिखोगे डेल्टा क्यू अपॉन टी के बराबर। और आई इंस्टेंटेनियस जो करंट लिखोगे बेटा आप वो ऐसे लिखोगे डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर। डी क्यू अपॉन डी टी यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, यानी कि चेंज जो निकाला मैंने चार्ज का वो। डी क्यू क्या, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप सबको आता ही है, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन से आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात करते हैं यूनिट की, चार्ज की यूनिट क्या होती है। देखो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम, ठीक है, कूलम होती है। और इसकी जो यूनिट होती है समय की वो होती है सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, कूलम पर सेकेंड के बराबर। लेकिन इसकी जो आप एसआई यूनिट देखोगे, इसकी जब एसआई यूनिट देखोगे तो एसआई यूनिट को बोला जाता है क्या, एम्पियर। एसआई यूनिट को बोला जाता है एम्पियर के बराबर, ठीक है। ये इसकी पूरी कहानी हो गई। अब आगे चलते हैं, देखो अब बात आती है कि करंट जो होता है, करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। ये इसकी एक पूरी कहानी है कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये मेरे को पता करना है, आप गौर से देखो। देखो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उन क्वांटिटीज के अंदर क्या नहीं होता बेटा, डायरेक्शंस नहीं होती, उन क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं कि उनके अंदर तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए कि मैग्नीट्यूड तो सब में होता ही होता है और डायरेक्शन भी होती है, उसमें डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। लेकिन एक क्वांटिटी और होती है जिसको बोला जाता है, ये वेक्टर के जो लॉज होते हैं, फॉलो वेक्टर लॉज। अब वेक्टर लॉज क्या होते हैं, ये 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज ये देखो, इस कहानी को पूरी, ये जो कहानी मैंने यहाँ पे लिखी, ये जो मैंने पूरी कहानी यहाँ पर लिखी, इस कहानी को याद ना करते हुए एक नई चीज याद करो। देखो अगर मैं कहीं पर तुमको ऐसा लिख दूं कि देखो इस टाइप से, इधर से जो जा रहा है 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, और इधर से जो एंटर कर रहा है वो 2 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है, तो इधर कितने एम्पियर का करंट जाएगा, इधर जब 5 एम्पियर एक तरफ से आ रहा है, 2 एम्पियर एक तरफ से आ रहा है, तो इधर कितने एम्पियर का करंट जाएगा बेटा, 7 एम्पियर का। सिमिलरली अगर मैं इसका, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, दूसरे वाले केस में ऐसे देखूं, ये दूसरे वाले केस में मैं ऐसे देखूं इसको, कि आपको पता ये करना है कि इधर से तो आपका कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, और लेकिन इस डायरेक्शन में कितना निकल कर जा रहा है, 2 एम्पियर निकल कर जा रहा है, तो इधर कितना हो जाएगी कहानी, 3 एम्पियर की। यानी कि करंट में ये देखो क्या क्या चीज है, पहली चीज मैग्नीट्यूड भी है करंट का, मैग्नीट्यूड भी है करंट में, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है बेटा, करंट में डायरेक्शन भी है, यानी कि दोनों चीजें हैं।
तो इस हिसाब से ये कौन सी क्वांटिटी होना चाहिए था, वेक्टर क्वांटिटी। इस हिसाब से ये कौन सी क्वांटिटी होना चाहिए, एक ऑप्शन ये होता है कि स्केलर क्वांटिटी हो सकता है और एक ऑप्शन क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसकी पूरी कहानी है। अब लेकिन याद ये रखना है करंट के बारे में, देखो कि जो करंट जो है ना तो तुम इसको स्केलर याद रखोगे ना इसको वेक्टर याद रखोगे। अब याद क्या रखना है, अब याद इसको ऐसे रखना है, देखो मैं इसकी एक अभी तक तुमने नहीं पढ़ी होगी, इसके पीछे की एक नई कहानी में बताने, इसके पीछे की मैं नई कहानी बताने जा रहा हूं कि वो इस टाइप से है। देखो होता क्या है, होता ये है, एक एक चीज होती है टेंसर्स, ठीक है, और टेंसर्स जो होती है उसमें एक चीज ये याद रखनी है, रैंक क्या होती है। जैसे आपने देखा है ना, फर्स्ट रैंक होती है, सेकंड रैंक होती है, इस टाइप से एग्जाम्स में रैंक आती है, ठीक है। अब टेंसर्स की अगर मैं रैंक देखता हूं तो आपको याद ये रखना है, एक होती है टेंसर्स की रैंक 0 और एक होती है टेंसर की रैंक कितनी, 1। एक होती है टेंसर की रैंक 0, एक होती है टेंसर की रैंक 1। अब 0 रैंक क्या होता है कि अगर किसी भी क्वांटिटी में क्या होता है, अगर किसी भी क्वांटिटी में रैंक की वैल्यू 0 आ जाती है ना, तो वो जो क्वांटिटी होती है ना, वो जो क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, उस क्वांटिटी को बोल देते हैं जनरली स्केलर, ठीक है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी की रैंक कितनी आ जाती है, कोई क्वांटिटी है और उसकी रैंक कितनी आ जाती है, उस क्वांटिटी को पता है क्या बोलोगे तुम, उस क्वांटिटी को बोलोगे तुम वेक्टर। अब यहां पर ये देखो करंट जो होता है, जो करंट होता है ना, वो एक ऐसी क्वांटिटी है, करंट जो है, करंट एक इस टाइप की क्वांटिटी है, करंट जो है बेटा वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी जो रैंक है ना, जिसकी रैंक है वो कितनी है, 0 के बराबर है। तो तुमको याद ये रखना है कि करंट इज ए टेंसर विद रैंक 0। ये पूरी करंट की कहानी है, कभी भी स्केलर और वेक्टर तुमको याद नहीं रखने की जरूरत है, ठीक है। कहानी क्लियर हुई बिल्कुल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो अब होता क्या है, देखो करने का क्या है मेरे को, अब होता बेटा ये है, देखो ये तो हमको पता चल गया, देखो आई इज इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। अब मैं तुमको एक सवाल दे रहा हूं, तुमको डिफरेंशिएशन सबको आता ही है, कि अगर कहीं पर ऐसा दे दिया कि चार्ज की वैल्यू दे दी 3t² प्लस 5t प्लस 6, इस टाइप से, ठीक है। और तुमको कहा गया फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तुमको क्या निकालना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, यानी एक इंस्टेंट पर करंट निकालना है। तो तुमको क्या करना है, बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे सॉल्यूशन में, कि I इज इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। अब डी क्यू अपॉन डी टी में मैं क्यू का जो फंक्शन है वो यहाँ पे रखूंगा, क्यू का फंक्शन कितना है यहाँ पे, 3t² प्लस 5t प्लस 6, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 60, और 5 का कितना आ जाएगा, 5t का 5, और इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन बेटा 0। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई ये, और कहाँ पर निकालना है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 6 प्लस 5। तो आई इंस्टेंटेनियस जो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर आया वो कितना आया, 11 एम्पियर के बराबर। कितना आया, 11 एम्पियर के बराबर, ठीक है। एक कहानी तो इसकी ये हो गई, इसकी ये पूरी इसकी कहानी होगी कैसे, कि मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट निकालना था। अब दूसरी कहानी मैं बताता हूं, लेकिन हमने जो था, हमने क्या करना था, हमको इंस्टेंटेनियस के साथ साथ, हमको इंस्टेंटेनियस के साथ साथ क्या करना था, हमने एक फॉर्मूला ये भी तो पढ़ा था ना, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, यानी कि एवरेज करंट का, तो इसका भी तो मुझे यूज करना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कि एवरेज करंट क्या होता है, ठीक है। ये मुझे कहानी समझ में आ गई। अब ये देखो कि अगर मुझसे ये दे दिया गया कि क्यू की जो वैल्यू दे रखी है मेरे को t² दे रखी है, और मुझसे पूछा है फाइंड दी एवरेज करंट, फाइंड दी एवरेज करंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो कुछ नहीं करना,
कुछ नहीं करना, बस तुमको फॉर्मूला ये लगाना है कि आई एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इस टाइप से। अब डेल्टा क्यू का क्या मतलब हो गया, क्यू यानी कि कौन सा क्यू, 4 सेकंड पे क्यू माइनस फर्स्ट वाले सेकंड पे क्यू, और नीचे दोनों का डिफरेंस यानी 4 - 1। अब ये देखो टी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू ये देखूं, टी इज कितने सेकंड पे, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 1 कूलम। और अगर t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे देखूं तो क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 16 कूलम। तो क्यू इज इक्वल टू 4 पे कितना है 16 कूलम माइनस 1 कूलम, और यहाँ पे 4 - 1 सेकेंड, तो कितना आ गया 15/3। तो जो आई एवरेज जो आया यहाँ से वो कितना आया 5 एम्पियर के बराबर, यानी कि एवरेज करंट तुमने यहाँ से निकाल लिया, कितना आ गया 5 एम्पियर के बराबर। ठीक है, क्लियर है नोट यहाँ पे, बिल्कुल इसको नोट करो बेटा, सही से नोट कर लो इसको। अब आगे चलते हैं, आगे चलने पे होता क्या है कि ये तो हमको क्या आया, ये तो हमको सवाल करने को इस टाइप से आ गया, लेकिन इसके जो अगला टॉपिक है उसको बोला जाता है, इसके अगले टॉपिक को, इसका जो अगला टॉपिक है उसको बोला जाता है बेटा करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी, इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी जो होता है इसको याद किया जाता है जे वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कहा ये गया, देखो एक क्रॉस सेक्शन हमारा ये है और एक क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से, ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस में होता क्या है हमारे पास कि इस क्रॉस सेक्शन से कुछ इस टाइप से करंट इससे क्या हो रहा है पास कर रहा है, इस टाइप से करंट पास कर रहा है, और यहां से करंट ये पास कर रहा है। ठीक है, ये मैंने माना इस जो क्रॉस सेक्शन है इससे करंट आई पास थ्रू हो रहा है और इसका जो एरिया है वो A1 है या A है। ठीक है, तो अगर मैं इस करंट जो पास हो रहा है आई, इसको A से डिवाइड कर दूं, अगर ये जो करंट पास हो रहा है ना आई, इसको A से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इस करंट ए आई को A से डिवाइड कर दूं, यानी कि आई अपॉन ये एरिया से डिवाइड कर दूं, तो ये किसके बराबर निकल के आएगा करंट डेंसिटी जे के। ये फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी का। कैसे, दोबारा से लिख देता हूं मैं कि अगर तुमको जे निकालना है ना, करंट डेंसिटी निकालना है तुमको, तुमको करंट डेंसिटी निकालना है जे, वो क्या होता है, कुछ नहीं करना, करंट जो फ्लो कर रहा है वो वाला रखना है ऊपर, और नीचे रखना है जो एरिया, जिस एरिया से करंट फ्लो कर रहा है वो वाला एरिया। ठीक है, जिस एरिया से करंट फ्लो कर रहा है वो वाला एरिया, तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और यहाँ पे ए को जो लेना है वेक्टर लेना है, एरिया वेक्टर लेना है। ठीक है, ये तुम्हारी कहानी हो गई। अगर मैं यहाँ से करंट निकालता हूं तो वो कितना होता है जे डॉट ए, करंट कितना होता है जे डॉट ए, करंट जे डॉट ए होने से पहले एक चीज ये देखो, करंट की यूनिट कितनी होती है एम्पियर, इसकी कितनी होती है मीटर स्क्वायर, तो करंट डेंसिटी की यूनिट कितनी हो गई मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर के बराबर करंट डेंसिटी की यूनिट हो गई है, इसमें कोई मसला है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई बिल्कुल, ये करंट डेंसिटी की यूनिट हो गई। अब एक चीज ये देखो कि करंट जो डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके एरिया के, करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है एरिया के, यानी कि जैसे जैसे मैं एरिया की वैल्यू क्या करूंगा, जैसे जैसे मैं एरिया की वैल्यू इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे जो करंट डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो फॉर एग्जांपल इसको मैंने A1 माना और इसको मैंने A2 माना, यहाँ पर जो करंट डेंसिटी थी वो J2 थी और यहाँ पर करंट डेंसिटी J1 थी। अब आपको सिंपल सा एक चीज दिख रही है यहाँ पे, सिंपल चीज क्या दिख रही है यहाँ पे, सिंपल चीज ये वो है कि जो A2 की वैल्यू है वो हमेशा कैसी आ रही है लेस देन A1, यानी कि एरिया देखो तुम, एरिया जो है किसका बड़ा है
एरिया हमेशा A2 जो है किससे छोटा है, A1 से छोटा है। एरिया A2 A1 से छोटा है, तो क्या देखना पड़ता है मेरे को, जब A2 की वैल्यू A1 से छोटी है, A2 की वैल्यू A1 से छोटी है, तो यहां पर याद ये रखना है कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो J2 की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, J1 से। यानी जहां पर एरिया बड़ा होगा वहां पर क्या होगा, देखो दोबारा से लिख देता हूं, जहां पर एरिया बड़ा होगा वहां पर करंट डेंसिटी की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी, और जहां पर एरिया कम होगा वहां पर करंट डेंसिटी की वैल्यू जहां पर एरिया जो होगा, देखो A1 की वैल्यू जब A2 से बड़ी है, ये तुमको समझ में आई पूरी कहानी की एरिया की वैल्यू 1 के लिए ज्यादा है, तो जो J1 होगा ना वो J2 से छोटा होगा। क्यों होगा, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जैसे जहां का एरिया बड़ा होगा वहां की करंट डेंसिटी कम होगी। कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, जे के, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये करंट डेंसिटी जे की कहानी हो गई, ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आई हमको। तो हमने क्या क्या पढ़ा, करंट पढ़ा, करंट डेंसिटी पढ़ा, सारी चीजें। तो ये वाले वीडियो में मैं केवल इतना ही करता हूँ, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें करंट डेंसिटी के आगे के जो टॉपिक हैं वो मैं स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए बाय।